Hi guys, this is Abhinav Bansal and today we are going to discuss the news today of 1st July. Before we begin, I want to talk about the method or the way I will be talking today. Yesterday I got a comment on YouTube in which the person asked me to deliver this in both English and Hindi. So it will be a kind of experiment for me also. If you like it, please tell me. If you don't like it, please let me know whether we should continue it or not. Okay, so let's start. हाँ जी, तो फर्स्ट न्यूज़ इन फ्रंट ऑफ अस इज उगांडा इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट रेड प्लस रिजल्ट्स टू UNFCCC. सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज REDD प्लस. ओके, सो व्हाट इज REDD प्लस? व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? It stands for UN Program on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Okay, deforestation and forest degradation. So basically इसमें होता क्या है, हमें पता है कि द डेवलप्ड कंट्रीज जो थी उन्होंने अपने यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट वाली लैंड थी या फिर उनकी जो पहले कॉलोनीज थी 19th और 20th सेंचुरी में, उन सब कॉलोनीज लाइक मेडागास्कर, उसमें से उन्होंने क्या किया, सारे फॉरेस्ट काट दिए, सारी जो लकड़ी थी पेड़ों की उससे अपने घर बना लिए, या फिर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया लकड़ी को. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से a lot of pollution was created and there was no carbon sink available. Carbon sink that is कि ट्रीज जो पोल्यूशन पैदा हो चुका है उसको वापस एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति होती है, दैट इज कार्बन सिंक. तो ये जो कार्बन सिंक था ये अवेलेबल नहीं था. क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट काट दिए थे. बट अभी भी कुछ ऐसे देश थे लाइक द कंट्रीज विच आर प्रेजेंट ऑन द इक्वेटर, दे हैव अ लॉट ऑफ रेन फॉरेस्ट लाइक ब्राजील हुआ, या फिर और कोई पपुआ न्यू गिनिया या न्यूजीलैंड, ये सब जो आइलैंड कंट्रीज हैं या दूसरी कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन वहाँ पे फॉरेस्ट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, एंड दैट फॉरेस्ट इज लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन इन टूडेज टाइम. ओके, सो आज डेवलप्ड कंट्रीज क्या चाहती हैं कि ये जो फॉरेस्ट अभी बचे हुए हैं, जो उन्होंने काट दिए वो तो काट दिए, लेकिन जो बचे हुए हैं, considering the importance of these forests, so countries want कि these forests should not be destroyed. But हो क्या रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी तो कुछ लैंड चाहिए, so that they can use that land for agriculture or for urbanization or for these kind of activities like SEZ बनाने के लिए इंडिया में. So these kind of activities के लिए लैंड चाहिए, and that land will come from these forests. Like Brazil का most of the part is covered with Amazon forests. तो पिछले साल न्यूज़ में था ये कि Amazon fires बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि they need land and that land will come from these forests. तो हो क्या रहा है कि these developing countries are demanding some kind of remuneration or some kind of money from developed countries. ठीक है, ताकि वो इन जो उनके फॉरेस्ट है उनकी प्रिवेंशन और कंजर्वेशन कर सकें, और उनकी कंजर्वेशन करने का उन्हें कुछ फ़ायदा भी मिले. ऐसा नहीं है कि बस डेवलप्ड कंट्रीज़ ने उन्हें बोल दिया कि भाई तुम्हें कंजर्व करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पोल्यूशन नहीं तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा. वो बोले कि हमने तो पोल्यूशन फैलाया नहीं है, फैलाया तुमने है और कम हम करें, ये तो दिस इज़ इनजस्टिस ना. So that's why this Red Plus initiatives come into play. Under this Red Plus initiative, developing countries are helped by developed countries in the form of monetary contributions. जो monetary contributions developed countries developing countries को देती हैं, उन contribution का use करके developing countries अपना deforestation कम करती हैं, forest degradation कम करती हैं, और जो फॉरेस्ट की मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर ढंग से चलाती हैं. और जो ये कार्बन सिंक होते हैं, लाइक फॉरेस्ट खुद ही एक कार्बन सिंक होते हैं, तो उस कार्बन सिंक को बढ़ाती है. दैट इज वहाँ पे ट्रीज ज़्यादा लगाने. ठीक है, तो ये सब काम करती है
from the money that the country has got under REDD+. ठीक है, तो अभी यहाँ पे यही हो रहा है. उगांडा इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट REDD+ रिजल्ट्स टू UNFCCC. हाँ, अब डिस्कस करते हैं. दिस इनेबल्स उगांडा टू ऑब्टेन रिजल्ट्स बेस्ड फाइनेंस. अभी ये जो फाइनेंस यहाँ पे REDD+ के अंडर मिलता है, दैट फाइनेंस इज रिजल्ट बेस्ड फाइनेंस. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया कि हाँ जी हमने तो अपने सारे फॉरेस्ट बचा लिए और आप हमें 5,000 करोड़ रुपए दे दो. ऐसा नहीं होता. आपको शो करना पड़ता है कि हाँ अगर आपने बचाए हैं तो कैसे बचाए हैं, आपको प्रूफ देना पड़ता है. सो इट्स अ रिजल्ट बेस्ड फाइनेंस, जिसके लिए यू हैव टू सबमिट REDD+ रिजल्ट्स. ठीक है, ये उगांडा ने अभी किया है और ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गई है ऐसा करने के लिए. फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिडक्शन एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, वही चीज़ें हैं. इट विल रिसीव फंड. ठीक है, REDD+ is a mechanism developed by parties of the UNFCCC framework to reduce emission from deforestation. मैंने ये ऑलरेडी आपको समझा दिया है. ठीक है, REDD+ aims to achieve this by incentivizing forest conservation. फॉरेस्ट कंजर्वेशन को इंसेंटिवाइज करता है. कैसे? ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको ये एनकरेज करता है या इंसेंटिवाइज करता है कि वो अपने फॉरेस्ट की कंजर्वेशन करें. ठीक है, इट क्रिएट्स अ फाइनेंशियल वैल्यू फॉर द कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट. उसकी फाइनेंशियल जो कार्बन फॉरेस्ट स्टोर कर रहे हैं, ये जो मैंने कार्बन सिंक का कंसेप्ट बताया था, ये जो कार्बन स्टोरेज हो रही है यहाँ पे, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन जो ट्रीज खींच के अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं या सॉइल में स्टोर कर रहे हैं, उस स्टोर करने के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है. दिस इज द फाइनेंशियल वैल्यू फॉर कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट by offering incentives for developing countries to reduce emissions from forested lands and invest in low carbon paths to sustainable development. I hope कि आपको समझ आ गया. Developing countries would receive results based payments for results based action. Already हम कर चुके हैं ये. Countries interested in REDD+ are required to progress through 3 phases. ठीक है, ये कुछ नहीं है. इसमें बेसिकली क्या है कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है और रिजल्ट्स बेस्ड एक्शंस आर फुल्ली मेजर्ड. उनको अच्छे से मेजर वगैरह करके आपको बताना है. यही स्ट्रैटेजी है. ठीक है, इंडेड. हाँ, अब इंडिया का क्या रोल रहा है इसमें? इंडिया ने इसको थोड़ा हटा देते हैं. हाँ, इंडिया हैज प्रपोज्ड REDD+ स्ट्रैटेजी इन 2018. इंडिया ने अभी क्या किया है, अपनी जो स्ट्रैटेजी फेज 1 वाली है, वो फेज 1 वाली स्ट्रैटेजी 2018 में बता दी. ठीक है, अभी और उसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, लेकिन अभी हमने ये रिजल्ट वगैरह अभी नहीं दिए हैं. ठीक है, स्ट्रैटेजी कवर्स ऑल ट्रीज. ये जो स्ट्रैटेजी है ये सारे ट्रीज को कवर करती है, भले वो फॉरेस्ट में है भले वो फॉरेस्ट के बाहर. ठीक है, so this was all in this article. Now let's move on to next article. Yeah, towards a clean energy economy post COVID-19 opportunities for India's energy and mobility sectors report. ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वैसे ही थोड़ा डरा रही है. इसमें रिपोर्ट इतनी वैसे इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि चल क्या रहा है इसलिए है. रिपोर्ट का नाम क्या है? टुवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी. और ये रिपोर्ट दी किसने है? नीति आयोग ने. और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ये यूएस में एक एनजीओ है, उसने ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है. ठीक है, तो ये रिपोर्ट क्या डिस्कस करती है? इट डिस्कसेस हाउ COVID-19 इज बिगिनिंग टू इन्फ्लुएंस द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया फ्रॉम फ्यूल इंटेंसिफाइड टू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, जो है स्पेसिफिकली फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड पावर सेक्टर. ठीक है, COVID-19 की वजह से हाउ इट विल influence the clean energy transition in India specifically for transport and power sectors. Key highlights of the report. Key highlights क्या हैं? COVID-19 will present significant demand and supply challenges. COVID-19 की वजह से significant demand और supply challenges आएंगे for transport and power sectors in short and medium terms, like lower disposable incomes and tendency towards cash saving will lead to reduced demand for electric vehicles. ठीक है,
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि लोग चाहेंगे कि हम पैसा कम खर्च करें, क्योंकि उनकी इनकम भी अभी कम हो गई है ना। और उनको मतलब ये है, जब थोड़ा डिजास्टर वाला टाइम होता है, जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, लोगों को ऐसा होता है कि अभी बचा लें, बाद का हमें फ्यूचर सर्टेन नहीं है कि क्या होने वाला है, तो अभी लोग सेव करते हैं। सेसेशन ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोड, ठीक है। अभी क्योंकि डिमांड कम हो गई है, लोग खरीद कम रहे हैं, इसलिए जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे भी लोड पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेच नहीं पा रहे, इसलिए उनकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, इंडस्ट्रियल लोड जिसे बोलते हैं, हैज सिग्निफिकेंटली इम्पेक्टेड डिस्कॉम फाइनेंसेस। जो डिस्कॉम होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनके फाइनेंसेस को भी इम्पेक्ट करेगा ये चीज़, अगर वो अपना लोड कम करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्कॉम्स ने कोई लोन वगैरह ले रखा होता है, अगर इनको डिस्कॉम्स को इनकम ना हुई तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता रहेगा। या फिर ये कोई पावर परचेज एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं कि अगर आपने पावर परचेज एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो गए तो आपको इतनी पावर इतने रेट पे खरीदनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं खरीदी तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इस टाइप से डिस्कॉम्स को भी लॉसेस हो जाएंगे। स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज टू मेक सेक्टर्स ग्रीन, ठीक है। तो ये रिपोर्ट क्या बोलती है कि इसकी वजह से ये सब दोनों चीज़ें होंगी, पावर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। और फिर ये बोलता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि हम अपनी जो एनर्जी कंजम्पशन है, जो हमारा जो ट्रांजिशन है, उसको ग्रीन कैसे करें, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम कैसे ग्रीन ट्रांजिशन लेके आ सकते हैं? एक्सपेंडिंग नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक साइकिल वगैरह जो नॉन मोटराइज्ड हों, या फिर अडोप्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, या फिर शिफ्टिंग टू वर्क फ्रॉम होम, कि आप यूज ही ना करो, घर पे बैठे काम करो, ठीक है। पावर सेक्टर को हम कैसे ग्रीन कर सकते हैं? इम्प्रूविंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, ठीक है। अभी जो लॉसेस होते हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस वगैरह, उन सबको कम करो, डिस्ट्रीब्यूशन को तुम इम्प्रूव करो, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव होगा, लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होंगे तो आपको एनर्जी की ज़रूरत ही कम पड़ेगी। अगर लॉस ही नहीं हो रहा तो आपकी एनर्जी ही ज़रूरत ही कम होगी, ठीक है। तो इसलिए आप उस एनर्जी जो कोल से एनर्जी चाहिए वो कम हो गई, इसलिए आप ग्रीन में उसको ट्रांजिशन कर सकते हो। प्रमोटिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये सब चीज़ें करके वी कैन हैव अ ट्रांजिशन टू ग्रीन पावर। देन प्रिंसिपल्स टू गाइड इनिशिएटिव्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्ट इन लीस्ट कॉस्ट एनर्जी सॉल्यूशंस, ठीक है। जो भी एनर्जी सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो लीस्ट कॉस्ट वाले हैं, ठीक है, उसमें हम ट्रांजिशन करें, ये एक प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? सपोर्ट रेजिलिएंट एंड सिक्योर एनर्जी सिस्टम। रेजिलिएंट मतलब कि अगर कोई डिजास्टर आता है या फिर कोई भी ऐसे आपदा आती है, ठीक है, तो वो अपनी एक पुरानी स्टेज पे आसानी से जा सकता है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट ले लिया आपने, ठीक है, एक बार फट गया तो फट गया, मतलब दोबारा उसको उसी स्टेज में लेके आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये एक रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम नहीं है, ना ही सिक्योर है। रेजिलिएंट का क्या मतलब होगा कि आप या फिर सोलर ले लो कि भाई आपका कोई सोलर पैनल एक आधा खराब हो गया तो उसको बदल दिया आपने, ठीक है। सो दिस इज resilient and secure energy systems. Prioritize efficiency and competitiveness. Efficiency और competitiveness आपकी इकोनॉमी में लेके आओ, ठीक है। ये efficiency competitiveness कैसे लेके आओगे? एक सर्कुलर इकोनॉमी होती है कि आप जो भी आपका वेस्ट है उसको दोबारा रीयूज कर लो। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है और हमारी जो इकोनॉमी है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, ठीक है। प्रमोट सोशल एंड एनवायरमेंटल इक्विटी। हमें पता है कि इंडिया में जो एक टाइप की सोशल इक्वालिटी है वो बहुत कम है। अगर किसी को नहीं पता तो वो ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है, ऑक्सफैम रिपोर्ट या फिर इंडिया का गिनी कोएफिशिएंट देख ले तो उसका पता चलेगा कि ये सोशल इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल इनइक्वालिटी इंडिया में कितनी। एनवायरमेंटल इक्विटी मतलब दिल्ली के लोग वर्सेस कोई दूसरे गांव के लोग,
दिल्ली के लोगों की इन्वायरमेंटल इक्विटी बहुत ही मतलब वर्स है, ठीक है। तो हम अब ये जो अभी टाइम चल रहा है, इस ये प्रिंसिपल अगर फॉलो करें सो आवर फ्यूचर विल बी बेटर, ठीक है। तो रिपोर्ट ने क्या बोला है, एक तो जो कोविड की वजह से डिमांड सप्लाई चैलेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या चेंजेस आने वाले हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हम किन प्रिंसिपल को लेके अगले इन्वेस्टमेंट और इनिशिएटिव डिज़ाइन कर सकते हैं। देन इंडियाज ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैन सेव 1.7 gigatons of cumulative carbon dioxide emissions and avoid about 600 million tons of oil equivalent in fuel demand by 2030 through all these measures, ठीक है। Now World Bank approves fresh funds for नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फटाफट हम इसको देख लेते हैं, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट गंगा के ऊपर, गंगा बेसिन में इसको क्या करना है, इसको पोल्यूशन वगैरह कम करना है इसमें, ठीक है। जो भी पोल्यूशन इसके अंदर डलता है, लाइक सीवेज वगैरह डलता है या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डलते हैं, ठीक है, उन सबको ये प्यूरिफाई करके या तो डालो या फिर इंडस्ट्रीज को कहीं रीलोकेट कर दो। तो इस टाइप का ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम गंगा को प्योर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन पिलर्स ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफोरेस्टेशन मतलब ट्रीज उगाओ, रिवर सरफेस क्लीनिंग मतलब उसको सरफेस पे जो गंद लोग डाल देते हैं जो तैरता रहता है, लाइक फूल डाल दिए या कोई जली हुई बॉडीज डाल दी, वो भी तैरती रहती हैं, तो वो सब हम निकाल देते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लाइक गैंगेटिक डॉल्फिन होती है हमारी गंगा में, वो आजकल पोल्यूशन के कारण काफ़ी उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होने लग गई है। तो हमें इसको प्योर करना है ताकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी हो सके। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, गंगा ग्राम मतलब जो भी वहाँ पे विलेजेस हैं उसके कोस्ट पे, ठीक है, तो उनको हमें ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। वहाँ पे कोई जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट या फिर ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं ताकि गंगा में वो अपना ये सब ना डालें। तो ये सब होगा किसके अंडर होगा, गंगा ग्राम के अंदर, ठीक है। देन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज द इम्प्लीमेंटिंग विंग फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, यू मस्ट नो दिस, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पहले मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में आता था, बट दैट वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लास्ट ईयर, ठीक है। इज द इम्प्लीमेंटिंग विंग फॉर प्रोजेक्ट which was constituted under Environment Protection Act 1986, ठीक है। तो अभी फिलहाल में क्या हुआ है, फिलहाल में वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 5-year लोन टू द नमामि गंगे प्रोजेक्ट वर्थ 3000 करोड़, ठीक है। इसने पहले भी कुछ लोन दिए थे अंटिल दिसंबर 2021, ओके। इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपली इतना याद रखिए कि वर्ल्ड बैंक से हमने लोन वगैरह लिए हैं फॉर नमामि गंगा प्रोजेक्ट, और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये कुछ नहीं है ये फालतू से, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। स्टील इंपोर्ट्स वर्थ ₹20,000 crore अवॉइडेड ड्यू टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट पॉलिसी, ठीक है। ये पॉलिसी है डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट पॉलिसी, जिसको हम 2017 में लेके आए थे, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट्स कि हमें करना क्या था कि जो अपनी डोमेस्टिक हमारी कैपेसिटी है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की, उसको बढ़ानी थी। और हम चाहते क्या थे कि जो हमारे इंपोर्ट्स होते हैं आयरन एंड स्टील के वो कम हों, ठीक है। तो DMISP पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री एंड रिड्यूस द इंक्लिनेशन to use low quality low cost imported steel। जो low quality low cost imported steel जो चाइना वगैरह से आता है, हम उसको रिप्लेस करना चाह रहे थे, ठीक है। It provides preference to DMISP with a minimum of 15 to 50% value addition in government procurement, ठीक है। तो इस पॉलिसी के अंडर क्या है, जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होगी उसमें
जो आयरन एंड स्टील होगा जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी उसमें 15 से 50% वैल्यू एडिशन जो है वो इंडिया में हुई होनी चाहिए, तभी गवर्नमेंट उसको लेगी। अगर सपोज उस कोई आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट है जिसमें इंडिया में केवल 10% ही वैल्यू एडिशन हुआ है तो गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर नहीं करेगी। ठीक है, ये पॉलिसी बोलती है। हाँ, DMISP are those iron and steel products which are manufactured by entities that are registered and established in India, including in SEZs। ठीक है, ये हो गया। It was applicable to all ministries and departments, सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट पे ये एप्लीकेबल है। It is applicable to supply of iron and steel products having aggregate estimate value of more than 25 करोड़। अगर उनकी एग्रीगेट वैल्यू 25 करोड़ होगी तभी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने 500 रुपए का आयरन लेना है और ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि भाई 15% वैल्यू एडिशन इंडिया में हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा, डिलेज होंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा टफ होगा। ठीक है, तो सिंपल क्या है, ये थ्रेशोल्ड रख दिए कि 25 करोड़ से अगर ज़्यादा का प्रोक्योरमेंट वगैरह करना है देन दीज कंडीशंस नीड टू बी फॉलो। ठीक है, अदर स्टेप्स टेकन टू बूस्ट स्टील सेक्टर इन जून 2020, एंटी डंपिंग ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ सम स्टील प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना, वियतनाम एंड साउथ कोरिया। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी पता ही है हमें क्या होता है, अगर नहीं पता तो प्लीज सर्च करिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि डंप करते हैं कुछ कंट्रीज, लाइक डंपिंग क्या होता है कि बस आपके ऊपर फेंक दी कोई चीज। ठीक है, फेंक दी मतलब उनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू बहुत कम रख दी, उतनी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आर्टिफिशियली उसको इतना कम कर दिया कि आपका जो मार्केट को ग्रैब करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई है डंपिंग वाली। तो इससे बचने के लिए, ताकि वो हमारे जो मार्केट है उसको कैप्चर ना कर ले, अगर उसने एक बार कैप्चर कर लिया फिर हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जब हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई फिर ये जो चाइना वगैरह है फिर अपना प्राइस बढ़ा देता है। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है, इन 2017 नेशनल स्टील पॉलिसी वाज लॉन्च्ड with an aim to scale up the India steel making capacity to 300 million tons by 2030। ये फैक्ट अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, कभी मेंस वगैरह में भी काम आ जाएगा। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे पाइपलाइन होना चाहिए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन will also generate steel demand across sectors like civil aviation, roads, railways, energy। एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आई थी 2-4 महीने हो गए। ठीक है, वो क्या थी, 102 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे इन आर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली स्टील की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इंडिया रिसेंटली बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ 111 मेट्रिक टन इन 2019, सरपासिंग जापान। 111 सॉरी, दिस इज मिलियन टन, मिलियन टन। ओके, ट्रेंड्स इन इंडिया स्टील एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, ये आप एक बार देख लीजिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स regime completes 3 years। GST was introduced on July 1, 2017 by 101 Constitutional Amendment Act। For your prelims preparation please 101, 102, 104, ये जो भी 100 के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको एक बार रट्टा मार लीजिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। एज बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, हमें पता ही है जीएसटी जो है एक बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करके एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी बनाया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ टैक्सेस जो थे जो इसमें सब्ज्यूम नहीं किए गए थे वो कौन से हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोल, वैट ऑन अल्कोहल। ठीक है, ये सब आप रट्टा मार लीजिए, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, पिछले साल तो ये मेंस में भी पूछ लिया था। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। जीएसटी इज करेंटली लेविड ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन 4 स्लैब्स। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी के 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। अचीवमेंट्स, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गई, ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन हो गया। फॉर्मलाइजेशन मैंने आपको कल बताया था कि 2 अगर चीज़ें हो जाएं तो मतलब वो फॉर्मलाइजेशन उसका बढ़ जाता है कि या
एक टैक्स बढ़ जाए या आपका जो सोशल सिक्योरिटी आप वर्कर्स को देते हो वो बढ़ जाए, तो यू आर सेट टू बी फॉर्मलाइज्ड। ठीक है। देन reinforced cooperative federalism, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रीइंफोर्स हुआ है। ठीक है, क्योंकि स्टेट्स का भी इसमें हाथ होता है, जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स भी इन्वॉल्व होती हैं डिसीजन मेकिंग में, इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा मिला है। ईजियर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन स्टेट्स, ई वे बिल सिस्टम लेके आया था। ठीक है, ये सारा ऑनलाइन होता है, इसकी वजह से क्या हुआ, ईजियर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया। पहले क्या था, ऐसा ऑनलाइन सिस्टम ऐसा नहीं था, स्टेट्स खुद अपना ई वे बिल टाइप खुद बनाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से इंटर स्टेट मूवमेंट थोड़ी डिफिकल्ट होती थी। ठीक है, तो जीएसटी ने क्या किया, एक वन नेशन टैक्स, एक वो वाला एक इन्होंने अप्रोच लिया। ठीक है, रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स वाया कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम हम आगे समझेंगे है क्या। ठीक है, इश्यूज रिमेनिंग इश्यूज क्या है, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स रोते रहते हैं कि भाई हमें जीएसटी कंपनसेशन जो हमारा है वो मिल नहीं रहा, डिले होता है, ये सब, तो वो सब पंगे हैं। एंटी प्रॉफिटियरिंग रिलेटेड प्रोविजंस नीड टू बी मोर क्लियर। एंटी प्रॉफिटियरिंग रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो मोर क्लियर होने चाहिए। एंटी प्रॉफिटियरिंग हम देखेंगे आगे क्या है, ट्रांजिशनल क्रेडिट एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ ये कीवर्ड्स हैं जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीएसटी काउंसिल हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसमें सारे फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह होते हैं, या फिर स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस और रेवेन्यू से रिलेटेड वो सब होते हैं। ठीक है, एंटी प्रॉफिटियरिंग क्या होता है कि सपोज जब जीएसटी आया नहीं था, ठीक है, तब वैट वगैरह लगता था। सपोज मैं कोई चीज़ 200 की, उस पर 50 रुपये टैक्स लगता था, मैं 250 की खरीदता था। ठीक है, जीएसटी आया था, जीएसटी लाने का मेन मकसद क्या था कि ये जो वैट वगैरह के रेट हैं इनको कम किया जाए। ठीक है, जो 200 की चीज़ थी वो सपोज अब 10 में मिलती है। ठीक है, तो टोटल हो गया 210। तो जीएसटी लाया इसलिए गया था कि रेट कम हो जाए और डिमांड बढ़े इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी और हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कुछ बिजनेसेस ऐसा कर सकते हैं कि जो उनका प्रोडक्ट 210 में अब बिक रहा है, जो पहले 250 में बिकता था, तो वो आर्टिफिशियली इसका जो रेट है वो 240 ही कर दें, वो यहाँ पे कुछ टैक्स और बढ़ जाएगा, तो ये 252, तो मतलब उसके लगभग वैसा ही पहुँच गया। मतलब कस्टमर्स को ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिला और जीएसटी लाने का कोई मतलब रीज़न जो हमारा रीज़न था वो फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ को रोकने के लिए आर्टिफिशियल एक खुद के प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हाँ एक पॉलिसी है एंटी प्रॉफिटियरिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। कॉम्पोजिशन स्कीम जैसे आपका किसी ढाबे पे गए होगे कभी, ठीक है, वो जो भी होता है आपसे टैक्स नहीं लेता। अगर 100 की सब्जी लिखी है उसके मेन्यू में तो आप 100 रुपये दे के निकल आते हो। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ऐसे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, उनको ये सारे जो बिल वगैरह होते हैं ये बनाने या फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन करना ये काफ़ी टफ लगता है। ठीक है, तो उनके लिए ये कॉम्पोजिशन स्कीम लेके आई है सरकार कि उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको सिंपली ये बताना होता है कि आपका टर्नओवर वगैरह कितना है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, और उस पर कोई लमसम एक कंसेशनल रेट लाइक 5% कि आप जो भी आपको इनकम हुई है उस पर 5% टैक्स दे दो, कि हम या फिर 4% या फिर 6%, इस स्लैब से अलग है। ठीक है, वो 6% टैक्स दे दो और हम बस आपको जाने देंगे, और मतलब और आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो सिंप्लीफाई करने के लिए ये कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, ये जो 6% है ये अज्यूम किया जाता है कि वो जो ढाबे वाला है या ऐसा कोई स्मॉल बिजनेसमैन वो वैसे ही मतलब अपने कस्टमर से ले लेगा। ठीक है, इसी 100 में ही आ जाएगा, या वो मतलब अपना लेके चल रहा है उसको हिसाब में। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है कि सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने एक टीवी खरीदा। ठीक है,
मैंने जिस होलसेलर से टीवी खरीदा, सपोज टीवी है 100 रुपये का, होलसेलर से मैंने 90 का खरीदा और 10 रुपये उसने मुझसे टैक्स के लिए, ठीक है। फिर मैं आगे क्या करूँगा, यही टीवी मैं फिर 100 और फिर कोई टैक्स वगैरह कुछ लगाऊंगा और फिर मैं 110 वगैरह का बेच दूंगा, ठीक है। तो ये वाला शॉपकीपर क्या होता है, सरकार से जो भी इसने ये टैक्स लिया है, ये टैक्स सरकार को देता है, ठीक है। ये शॉपकीपर जो इसने कस्टमर से टैक्स वापस लिया है, ठीक है, ये इसको सरकार को देना पड़ता है, गवर्नमेंट, ठीक है। बट ये जो ऑलरेडी टैक्स पहले भर चुका है, जो होलसेलर को इसने दिया है, वो होलसेलर भी गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। तो ये जो 10 रुपए हैं ये गवर्नमेंट इसको वापस देती है, ठीक है। ये जो वापस देने होते हैं 10 रुपए, ये होता है इनपुट टैक्स, ठीक है। कि जो एक शॉपकीपर टैक्स ऑलरेडी अपनी चीजों पे भर चुका है, वो टैक्स उसको वापस मिल जाता है। ई वे बिल, ई वे बिल मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेट्स मूव ऑन फर्दर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें कुछ नहीं है, उन्होंने 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर 5 मोर मंथ्स 5 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया। गरीब कल्याण अन्न योजना आपको पता ही होगा क्या है। पीएम रिव्यूज प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर वैक्सीनेशन, इन्होंने क्या किया, रिव्यू किया है वैक्सीनेशन की। अगर कभी वैक्सीन आई तो हम किस किस ऑर्डर में देंगे। सबसे पहले वर्नरेबल ग्रुप्स लाइक डॉक्टर्स या फिर पुलिस वाले, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज, सबसे पहले इनको देंगे। वैक्सीनेशन ऑफ एनीवन एनीवेयर शुड टेक्स प्लेस, लाइक कोई दिल्ली में रह रहा है, पंजाब का या तमिलनाडु का, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली सरकार उन्हें देने से मना कर दे, जो कहीं पे भी है उसको मिलनी चाहिए। वैक्सीनेशन मस्ट बी अफोर्डेबल एंड यूनिवर्सल, अफोर्डेबल होनी चाहिए एंड नो पर्सन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, यूनिवर्सल होनी चाहिए। एंटायर प्रोसेस फ्रॉम प्रोडक्शन टू वैक्सीनेशन शुड बी मॉनिटर्ड एंड सपोर्टेड इन रियल टाइम। प्रोडक्शन से वैक्सीनेशन का सारा जो प्रोसेस है उसको मॉनिटर एंड सपोर्ट करना है इन रियल टाइम। G4 फ्लू वायरस, फिलहाल में चाइना में पिग्स में ये देखा है कि H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस पिग्स को इन्फेक्ट कर रहा है एंड दिस वायरस हैज द पोटेंशियल ऑफ ट्रिगरिंग अ पेंडेमिक। व्हाई? बिकॉज ये जो वायरस है ये पहले एक 2009 में फ्लू हुआ था, H1N1 फ्लू, ठीक है, लगभग उसके जैसा है। और जैसे सार्स कोरोना वायरस 2 बाइंड्स टू ACE2 रिसेप्टर इन ह्यूमन। ACE2 रिसेप्टर जो हमारे सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उसको बाइंड करता है सार्स कोव और हमारे सेल्स के अंदर घुस जाता है। वैसे ही हमारे सेल्स के ऊपर और भी दूसरे टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो इसके साथ बाइंड कर सकते हैं और ये हमारे सेल्स में घुस सकता है एंड इट कैन ऑल्सो हार्म अस, ठीक है। यही है इसके अंदर। चाइना पासेस नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग, ठीक है, चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास कर दिया हांगकांग के लिए। दिस लॉ विल फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउज नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गन्स टू फॉर्मली ऑपरेट इन हांगकांग। पहले क्या था, एक 1 कंट्री 2 सिस्टम मॉडल के साथ ऑपरेट करता था चाइना और हांगकांग। पहले हांगकांग जो था यूके के अंडर था, लेकिन यूके जब चला गया तो उसने चाइना के साथ एक डील साइन करी कि तुम इसको थोड़ी ऑटोनॉमी दोगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शंस में, और डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स चाइना के पास रहेगा, ठीक है। हांगकांग का डिफेंस और फॉरेन अफेयर चाइना के पास रहेगा, बट हांगकांग विल हैव सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी ओवर दीज 3 थिंग्स, ठीक है। दिस इज 1 कंट्री 2 सिस्टम मॉडल। बट ये जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ अभी लाया गया है, दैट इज सेट टू बी अंडरमाइनिंग दिस। Why? Because it is set to criminalize secession, subversion and collusion। कि अभी वहाँ पे जो डेमोक्रेसी एक है हांगकांग में, वो थोड़ी खतरे में आ गई इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ की वजह से, क्योंकि वो चाइना के खिलाफ अगर कुछ भी बोलेंगे तो चाइना बोलेगा कि आप तो चाइना से हटने की आप बोल रहे हो, तो दैट हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड। सबवर्जन, कल्यूजन विद फॉरेन फोर्सेस, लाइक यूके उनको बोल रहा है कि आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे असाइलम ले सकते हो। अगर वो असाइलम लेना चाहें तो चाइना कुछ बोल सकता है कि आप तो कल्यूड कर रहे हो फॉरेन फोर्सेस के साथ और उनको जेल में डाल सकता है। सो
उनकी इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी पे खतरा आ गया है इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ की वजह से, इसलिए इसको सब लोग क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल टेन्योर एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर, ये हमारे क्विज में भी क्वेश्चन था। आर्टिकल 76 जो है प्रोवाइड्स फॉर ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल। ऑल्सो 2019 मेंस में ये क्वेश्चन था, पूरे का पूरा सारा स्टैटिक का क्वेश्चन था कि अटॉर्नी जनरल की पावर्स वगैरह एक्सप्लेन करनी थी ये सब। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लेना। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ही होल्ड्स ऑफिस during the pleasure of the president. He has the right to speak and take part in the proceedings of both the houses, but without a right to vote. ठीक है, ये होता है अटॉर्नी जनरल का। थोड़ा लक्ष्मीकांत में से अच्छे से और देख लेना। नाउ वी हैव जीलैंडिया। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट दैट इज मोस्टली सबमर्ज्ड इन साउथ पैसिफिक ओशन। कुछ नहीं है, जीलैंडिया क्या है, न्यूजीलैंड जो है, ठीक है, न्यूजीलैंड पहले क्या था, ये एंटार्क्टिका इससे अलग हुआ। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ। ठीक है, ये एक माइक्रो कॉन्टिनेंट है। माइक्रो कॉन्टिनेंट क्या है, लैंडमास दैट हैज ब्रोकन ऑफ फ्रॉम द मेन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ब्रोक ऑफ फ्रॉम एंटार्क्टिका अबाउट 100 मिलियंस एंड देन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो जीलैंडिया है ये ओनली 7% वाटर के ऊपर है। 93% ऑफ जीलैंडिया इज सबमर्ज्ड इन वाटर, और जो 7% ऊपर है दैट इज नथिंग बट न्यूजीलैंड। यही था इसमें। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अदरवाइज इफ यू डोंट लाइक प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई इम्प्रूव, एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक। थैंक यू।